हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी बीएड सेकेंड ईयर की क्लास लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। सेकेंड ईयर की और आपका जो थर्ड पेपर है कंपलसरी, उसको मैं पढ़ाऊँगा और जिसका नाम है शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन, यानी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो पिछली क्लास मैंने पढ़ाई और मैंने आपको पिछली बार क्लास में बताया कि लीडरशिप यानी नेतृत्व क्या है। मैंने नेतृत्व का अर्थ को बताया, नेतृत्व को परिभाषित किया और नेतृत्व की प्रकार बताए, और साथ में मैंने आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार की शैलियाँ होती हैं नेतृत्व क्षमता की या नेतृत्व करने की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नेतृत्व के गुण किस प्रकार के होने चाहिए, वो मैंने आपको पिछले लेसन में बताने का प्रयास किया और आशा करते हैं कि पिछली जो क्लास हुई थी उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और उसी विषय को आज आगे लेकर चलते हैं। तो उसी विषय को जब आगे लेकर चलते हैं तो आज का जो टॉपिक था लीडरशिप, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार नेतृत्व के क्या कार्य होते हैं और नेतृत्व की क्या विशेषताएं होती हैं, यानी नेतृत्व के कौन कौन से कार्य होते हैं। और जब नेतृत्व की बात आती है तो ये विद्यालय की बात है, तो कहीं ना कहीं शैक्षिक से जुड़ी चीज़ें होती हैं। तो शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं जिनका संपादक या संपादन एक अच्छा कुशल नेतृत्व करने वाला नेतृत्वकर्ता करता है। तो आते हैं पॉइंट पे, नेतृत्व के कार्य। तो जिसमें कि आपको पहला पॉइंट है कार्य का प्रारंभ, दूसरा है नीति नियम स्पष्ट करना, तीसरा पॉइंट है विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेना, चौथा है कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करना, पांचवा पॉइंट है प्रशासन को उचित रखना, छठा पॉइंट है सुनिश्चित योजना का निर्माण करना, और लास्ट पॉइंट है नियुक्ति, छात्र प्रवेश और साज सज्जा का ध्यान रखना। यानी कुशल नेतृत्व के जो कार्य हैं वह इन 7 बिंदुओं में मैं आपको स्पष्ट करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं कार्य का प्रारंभ। कार्य का प्रारंभ से क्या तात्पर्य है? तो जो एक कुशल नेतृत्व होता है या नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो होता है वह कहीं ना कहीं कार्य को करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि जो नेतृत्व करता है या जो नेता होता है या जो दल का मुखिया होता है, उसको किसी भी कार्य को प्रारंभ करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। यानी नेता का कार्य है कार्य को प्रारंभ करना साहस के साथ, अर्थात अनुशासन में रहकर नवीन प्रकार से किसी कार्यों को सुचारू रूप से प्रारंभ करना। नेता को संगठन के लक्ष्यों के बारे में ज्ञान होता है और ज्ञान होना भी चाहिए, और अनेक विकल्पों के साथ वह अपने कार्यों को प्रारंभ करने का प्रयास करता है, जो कि एक प्रभावी नेतृत्व के अंतर्गत आता है। यानी जो नेता होता है उसको सभी प्रकार से सभी बिंदुओं पर सोचकर कार्य को प्रारंभ करने का गुण उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नीति नियम स्पष्ट करना। तो नीति नियम स्पष्ट करने से तात्पर्य यह है कि विद्यालय में नियम और नीतियों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका स्पष्टीकरण नेता को कर लेना चाहिए। अब जब विद्यालय से संबंधित चीज़ें आती हैं तो हम आपको बता दें कि कुशल नेतृत्व किसके पास होता है, शैक्षिक प्रशासन से संबंधित। तो विद्यालय की जब बात आती है तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? प्रचार के ऊपर। यानी जो प्रधानाचार्य होता है वह कुशल नेतृत्व करता होता है, वह प्रभावी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है, अतः उसको नीति नियम स्पष्ट ज्ञात होने चाहिए। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के कार्यों के बारे में उचित दिशा निर्देशन देते समय किसी भी प्रकार का झिझक नहीं होना चाहिए।
यानी कार्यों के प्रति उसका दिशा निर्देशन पहले से स्पष्ट होना चाहिए कि हमें किन किन नीति, किन किन नियमों के द्वारा कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करना है। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेना। तो विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने से तात्पर्य है कि शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत प्रशासक तभी सफल हो सकता है जब वह उचित समय पर उचित निर्णय लेने में सक्षम हो। यानी कि किसी भी विकट परिस्थिति में या विपरीत परिस्थिति में निर्णय लेने का जो दायित्व होता है वह प्रचार का होता है, नेता का होता है। नेता अपने विवेक और बुद्धि के माध्यम से किन्हीं भी परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होता है, क्योंकि संगठन के लोगों ने उसको उचित निर्णय लेने के लिए ही उसे संगठन का नेता बनाते हैं या मानते हैं। और वह तभी सफल हो सकता है जब वह नीति नियमों के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने में सक्षम हो। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करना। तो सबसे बड़ी चीज होती है संगठनकर्ता का, जो नेतृत्व करता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रतिनिधित्व करना, यानी अपने संगठन के सदस्यों के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाकर उनका प्रतिनिधित्व करना। और अपने विद्यालयों का प्रतिनिधित्व तभी वो कर सकता है जब शिक्षकों और कार्यकर्ताओं के बीच उचित सामंजस्य की स्थिति स्थापित हो। यानी प्रधानाध्यापक जो है विद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता होता है और प्रतिनिधि करता है। वह संबंधित विचारों, समस्याओं और सुझावों को उच्च अधिकारियों के सामने रखता है और विद्यालय के हित में कर्मचारियों के व्यक्तित्व के हितों का समन्वय स्थापित करता है। यानी कि कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व से तात्पर्य है कि जो प्रचार होता है वो विद्यालय संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको कहीं न कहीं प्रबंधक और विद्यालय प्रशासक को अवगत कराने का प्रयास करता है, जिससे कि उन समस्याओं को भली भांति दूर किया जा सके। इसका तात्पर्य हुआ कि कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करना यानी प्रशासन और प्रबंधक के बीच एक प्रकार का कड़ी का कार्य करता है। कौन? नेता या प्रचार। अब आते हैं प्रशासन को उचित रखना। प्रशासन को उचित रखने से तात्पर्य है कि जो नेता होता है किसी भी संगठन को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है। किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रशासन की दृष्टि से उसको हर बात को उचित ढंग से निर्णय लेने में सक्षम होने के लिए तैयार रहना चाहिए और इस बात को जानता है कि संस्था के प्रशासक को व्यवस्थित रूप से चलायमान रखने के लिए सभी गतिविधियों पर वह अपना ध्यान केंद्रित रखे। विद्यालय की अनेक गतिविधियां जैसे पाठ सहगामी, खेल कूद, पुस्तकालय, कार्यालय का व्यवस्था, शिक्षक की व्यवस्थाएं, शिक्षक की सेवाएं इत्यादि का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रशासक का जो भी कार्य है वह कहीं न कहीं प्रचार के माध्यम से चलायमान रहता है। वह विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों के मध्य सहयोग की भावना के साथ कार्य करता है तथा नियमों के उल्लंघन होने पर कहीं न कहीं उनको उन समस्याओं से निराकरण की बात को समझाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सब कार्यों के माध्यम से वह संस्था के प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से उच्च स्तर तक बनाने का प्रयास प्रभावी नेता करता है। यानी प्रशासन को उचित रखना, यानी प्रशासन व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलायमान रखना यह कहीं न कहीं प्रचार का कार्य होता है और यह कार्य तभी ठीक प्रकार से संपन्न हो पाएगा जब प्रशासन की व्यवस्था को उचित ढंग से रखा जाएगा या उचित ढंग से किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सुनिश्चित योजना का निर्माण।
तो सुनिश्चित योजना से तात्पर्य है कि जब हम किसी गोल का आकलन करते हैं, गोल बनाते हैं या लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, तो जब किसी लक्ष्य को पाना होता है या किसी उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, तो उद्देश्य की प्राप्ति और उसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि योजनाबद्ध ढंग से किसी कार्य को किया जाए। और जब हम किसी उद्देश्य का निर्धारण करते हैं तो उसके लिए हमें योजना बनानी होती है, और योजना के द्वारा ही हम किसी कार्य को सफलता उसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि योजना का जो निर्माण है वह कहीं ना कहीं जो प्रचार है उसको कुशलतापूर्वक करना चाहिए। कुशलता से अभिप्राय यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो, समाज को अधिक अधिक लाभ मिले, छात्रों को इससे अधिक से अधिक लाभ मिले, छात्रों को सही समय पर रोजगार मिले, वित्तीय व्यवस्था का ठीक प्रकार से आकलन किया जाए, जिससे कि विद्यालय की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलायमान रखा जाए। तो ये सभी योजना के द्वारा ही संपन्न होती है, क्योंकि एक योजना के अनुसार ही प्रचार को कार्य करना पड़ता है। अब इसके लिए विद्यालय का वातावरण ठीक से हो, विद्यालय आय और व्यय का लेखा जोखा हो, विद्यालय में भवन सज्जा और विद्यालय का निर्माण संबंधी जो कार्य है, भवन निर्माण, मरम्मत का कार्य, यानी आवश्यकता अनुसार जो भी विकास संबंधित कार्य हैं वह प्रचार के मुख्य कार्य के अंतर्गत आते हैं, जिससे कि वह योजनाबद्ध ढंग से अपने कार्यों को संपादित करने का प्रयास करता है। शैक्षिक योजनाएं तभी सफल होती हैं जब उनको योजना के अनुसार उस पर कार्य किया जाए, नियम के अनुसार उस पर कार्य किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं प्रचार का कार्य है उचित ढंग से नियमों को बनाना और उन नियमों और योजनाओं के अनुसार कार्य को संपन्न कराना। क्योंकि जब हम किसी योजना को बनाते हैं, योजना विधि से किसी कार्य को करते हैं, तो निश्चित ही उसमें सफलता आती है। और योजना के अनुसार हम सभी के कार्य बांट देते हैं और कहीं न कहीं इन योजनाओं के माध्यम से हम कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा नियुक्ति, छात्र प्रवेश और साज सज्जा का कार्य। तो नियुक्ति से तात्पर्य यह है कि जो प्रचार होता है वह अपने कार्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति और उनसे संबंधित जो कर्मचारी उनकी नियुक्ति का ध्यान रखता है। और उसको ये भी ज्ञान होता है कि उचित समय पर निष्पक्षता के साथ, न्यायप्रियता के साथ सारे कार्यों को संपन्न कराना चाहिए। और इसको इस बात का भी ध्यान देना पड़ता है कि छात्रों में नैतिकता की भावना का विकास हो, यानी कि सभी प्रकार के कार्यों को ठीक ढंग से संपन्न कराने का कार्य जो होता है वह प्रभावी नेता का होता है। नेता इस बात का ध्यान रखता है कि हर चीज़ को ठीक प्रकार से अवलोकन करें, अवलोकन करने के उपरांत ही कार्यों को संपन्न कराया जाए, क्योंकि विकास करना का जो कार्य है वह कहीं न कहीं प्रधानाचार्य का ही कार्य है। क्योंकि विद्यालय प्रशासन में वही सर्वोपरि है और सबकी उत्तरदायित्व जो है वो कहीं न कहीं प्रचार पर ही है। तो प्रत्येक विषय और प्रत्येक विषय से संबंधित विभागाध्यक्षों जो हैं उनको सही ढंग से समायोजित करना चाहिए, उनके कार्यों को सही ढंग से बंटवारा करना चाहिए, उनके कार्यों को करते समय जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसको संपन्न कराना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कि प्रशासन की दृष्टि से और लीडरशिप की दृष्टि से कहीं ना कहीं प्रचार के जो कार्य हैं वह ज़्यादा ध्यान देने योग्य हैं कार्य के क्षेत्र में। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं प्रधानाचार्य अपने व्यवहारों पर नियंत्रित करके इन कार्यों को संपन्न कराने का प्रयास करता है, क्योंकि प्रचार की जो भूमिका होती है वह विद्यालय में एक कुशल नेतृत्व की होती है और वो कुशल नेतृत्व तभी कर सकता है जब इन कार्यों को सुचारू रूप से करने में सक्षम हो। तो आपको ये जो मैंने आपको बताया कार्य, तो कार्य संपन्न जो हुआ, जो कार्यों के बारे में मैंने ब्यौरा बताया, हमें आशा करते हैं कि आपको उस बारे में थोड़ा समझ में आया होगा और आप उसको पॉइंट आउट भी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं नेतृत्व की विशेषता, यानी जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। भाई ये तो उसके कार्य हैं, इन कार्य को संपादन तभी कर सकता है, ठीक प्रकार से तभी कर सकता है जब उसके अंदर कोई गुण और विशेषता हो। तो
आज देखते हैं कि नेतृत्व की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले होता है व्यक्तित्व का प्रभावशाली होना। जो भी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा तब तक वह प्रभावशीलता में अपनी चीज़ को, छाप को नहीं छोड़ सकता, तब तक वह कुशल नेतृत्व नहीं कर सकता है। यानी कुशल नेतृत्व करने के लिए व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी है। व्यक्तित्व मूल्यपरक व्यक्तित्व होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व जो है वह सही और आदर्श युक्त होना चाहिए। नेक्स्ट है आदर्श चरित्र वाला। तो आदर्श चरित्र से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति का चरित्र जो है वह आदर्श हो, आदर्शता में हो, नैतिकता से परिपूर्ण हो, उचित चरित्र वाला हो, सद्भावना रखता हो, न्यायप्रिय हो, सबको साथ में लेकर चलने वाला हो, तभी उसका चरित्र जो है आदर्श कहा जाएगा। यानी एक प्रचार के अंदर इतने गुणों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने आदर्श के माध्यम से विद्यालय पर एक प्रभाव छोड़ता है, जिससे कि एक पद जो होता है प्रचार का वह कहीं न कहीं विश्वसनीय और प्रभावशील पद होता है, क्योंकि उसी को सब लोग फॉलो करते हैं, उसकी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं और जो भी निर्देश देता है उसको फॉलो करते हैं। तो इसके लिए उसका चरित्र का आदर्श होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट आते हैं व्यावसायिक और शैक्षिक ज्ञान का होना। व्यावसायिक से तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं प्रचार प्रशासनिक स्तर से प्रबंधन से जुड़ा होता है। शिक्षा के क्षेत्र में लोग विनियोग करते हैं विद्यालय में, तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक स्तर से भी जुड़ा होता है। तो प्रचार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो वो कार्य कर रहा है उसकी व्यावसायिक दृष्टि किस प्रकार की है, यानी विद्यालय को चलाने में किस प्रकार वो सक्षम है, जिससे कि आय की प्राप्ति हो, आय के स्रोत बढ़ें। और जब आय का स्रोत बढ़ेगा तो प्रबंधन के स्रोत भी बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो प्रचार के पद पर व्यक्ति आसीन हो वह व्यावसायिक स्तर का हो, यानी उसकी सोच जो हो वह व्यावसायिक स्तर की हो और उस बारे में शैक्षिक ज्ञान उसको होना चाहिए। उस बारे में वो भली भांति जानता हो कि हम जो इस कुर्सी पर बैठे हैं उसका कार्य है व्यवसाय को आगे की ओर बढ़ाना। शिक्षा का जब विकास करेंगे, गुणात्मक परिवर्तन करेंगे, तो वास्तविक रूप से व्यवसाय भी आगे की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं समायोजन का स्वभाव। तो एक कुशल जो प्रशासक होता है, ये कुशल जो प्रभावी नेता होता है, उसमें समायोजन का स्वभाव होना चाहिए। यानी किसी भी कार्य के प्रति समायोजित होकर कार्य को करना चाहिए, यानी सबको सहयोग की भावना से लेकर चलना चाहिए, सबके साथ सहयोग रखना चाहिए और सभी कार्यों में समायोजित करना चाहिए। यानी किसी कार्य में अगर किसी प्रकार का समस्या आ रही है तो उसको ठीक प्रकार से समायोजित करके कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए। एक अच्छे प्रचारक का ये गुण होता है। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे पक्षपात रहित दृष्टिकोण। तो यह महत्वपूर्ण गुण है, यानी ये गुण जरूर होना चाहिए किसी भी प्रशासन में, किसी भी नेतृत्व करने में, चाहे वो किसी दिशा में नेतृत्व को कर रहा हो। यानी कि उसका दृष्टिकोण पक्षपात रहित हो, किसी प्रकार का पक्षपात किसी भी क्षेत्र में उस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। वह उसका जो भी दृष्टिकोण है पक्षपात रहित होना चाहिए, यानी सबको सामान्य व्यवहार के अनुरूप कार्य को करते रहना देना चाहिए। यानी सबको समान रूप से समझना चाहिए, सभी को समान कार्यों को सम्मान करना चाहिए और सभी को सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों की बातों को सुनना। तो दूसरों की बातों को सुनने से तात्पर्य है कि संगठन के लोग जो होते हैं या जो विद्यालय प्रशासन के जो लोग होते हैं उनके बातों को, जब कोई योजना बनाए तो उनको रखना चाहिए, उनके विचारों, उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनके विचारों पर अमल भी करना चाहिए। यानी संस्था के लोग जो विचार रख रहे हैं उनके विचारों को सुनना और सुनने के साथ उनको क्रियान्वित करने के लिए पक्षधर भी रहना, जिससे कि विद्यालय प्रशासन सुचारू रूप से चलायमान रहे और विकास की ओर अग्रसर रहे। क्योंकि हम जब तक दूसरों के विचारों को सुनेंगे नहीं, उनके विचारों को समझेंगे नहीं, उनकी बातों को सुनेंगे नहीं,
तब तक हम एक कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं बन सकते। यानी सबकी बातों को सुनना, सबके विचारों को सुनना और सुनने के बाद उनको अपने ढंग से कार्य को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है भाषण और लेखन कला में दक्ष। यानी जब नेतृत्व वाला व्यक्ति जब भाषण दे तो कुशलता के साथ भाषण दे, व्यूह रचना के साथ भाषण दे और उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के उपागम का प्रयोग हो जिससे कि सुनने वाले उससे आकर्षित हो। यानी उत्तेजित पूर्ण ढंग से वो भाषण को दे और उसके कला कौशल जो लेखन पद्धति हो वह स्पष्ट हो जिससे कि लोग उससे आकर्षित हों और उसकी तरफ देखने का प्रयास करें, उसकी तरफ बनने का प्रयास करें और कहीं ना कहीं लेखन कला से कहीं ना कहीं वो सबको प्रभावित करने का कार्य को कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भाषण और लेखन कला में प्रचार को दक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आशावादी और जनतांत्रिक होना। देखिए, जब तक नेतृत्व करने वाला क्या होता है, कोई भी नेता आशावादी होता है। उसको भविष्य के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन उसको आशा रहती है कि हम जिस काम के लिए नेतृत्व कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ण होगी, हमको प्राप्त होगी। यानी जो नेतृत्व करता है, जो नेता होता है, वह कहीं ना कहीं आशावादी होता है। उसको इस बात को आशा रहती है कि यह कार्य भविष्य में जरूर पूर्ण होगा। यानी आशावादी हो, जनतांत्रिक भावना हो, सबको लेकर चले, जनमानस का ध्यान रखे और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको अपने कार्य के प्रति आशावादी होना चाहिए कि भविष्य में यह कार्य हो सकता है। यानी हर कार्य के प्रति वो ये समझे कि यह कार्य भविष्य में हो सकता है, उसको आशावादी होना चाहिए। एक कुशल नेतृत्वकर्ता का प्रमुख गुण है, क्योंकि जब तक वो किसी कार्य के प्रति आशावादी नहीं होगा वह अपने आप को आगे की ओर नहीं बढ़ा सकता। क्योंकि गोल का निर्धारण, किसी उद्देश्य का निर्धारण हम आशा के अनुरूप ही करते हैं। उसको इस प्रकार का ज्ञान होता है या इस प्रकार का आभास होता है कि यह कार्य भविष्य में कहीं ना कहीं पूर्ण होने की आशा उसके मन में लगी रहती है। यह एक प्रकार का कौशल है जो कि कुशल नेतृत्व के कर्ता के अंतर्गत होना चाहिए। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का ज्ञान होना। तो जो भी कुशल नेतृत्वकर्ता होता है उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि दूसरों को बातों को बिना कहे समझ लेना यह एक मनोवैज्ञानिक स्वभाव है। सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है उसकी यथा स्थिति को देखकर समझना यह मनोविज्ञान की स्थिति के अंतर्गत आता है। यानी एक जो कुशल नेतृत्वकर्ता होता है, यानी जो प्रचार होता है, उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ही विकास की ओर अग्रसर करता है। यानी विकास की जो धुरी है वह कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक प्रणाली के अंतर्गत आती है। और लास्ट पॉइंट है दूरदर्शी और मधुरभाषी। तो दूरदर्शी से तात्पर्य है कि जो नेता है उसको प्रभावशाली, दूरदर्शितावादी होना चाहिए। यानी कुशल नेतृत्वकर्ता हो, हमेशा मुस्कुराता हो, दूरदर्शी हो, मिलनसार स्वभाव का हो और कहीं ना कहीं मृदुभाषी हो। मृदुभाषी यानी जब भी बोले मधुर भाषा में बोले, यानी उसको अपनी बातों से सबको प्रभावित करना होता है। यानी उसको ऐसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो और उसके कार्यों को सुचारू रूप से देख सके। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रभावी नेतृत्व का गुण एक अच्छे नेतृत्व का गुण प्रदान करता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेतृत्व के बारे में मैंने आपको बताया, नेतृत्व के कार्य और नेतृत्व की परिभाषा। तो इसको पॉइंट आउट कर लीजिए आप लोग और अपने आप को बिल्कुल तैयार करिए परीक्षा के माध्यम से और इसको पॉइंट आउट करते चलिए। और इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि नेतृत्व से क्या संबंध है और नेतृत्व और विशेषता में क्या अंतर है, इस तरह से भी आ सकता है। या प्रभावशाली नेतृत्व के क्या कार्य हैं तथा उनके 5 विशेषताएं बताइए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि हमको किस प्रकार से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है और किस ढंग से किसी का चीज़ों को लिखना है। और जब भी लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी भाषा में लिखिए। आपको लगे, एग्जामिनर को लगे कि आप जिस चीज़ को बता रहे हैं
वो आपके सामने उसी घटना को घटित हो चुकी है। यानी लिखते समय प्रभावशीलता का होना अति आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।